हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को, जितने भी लोग देख रहे हैं मेडिकल नर्सिंग को। तो आज आप सभी के बीच में 100, जी हाँ मेरे डियर, 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट नर्सिंग एमसीक्यू लेकर आए हैं। जो आप बिहार सीएचओ का तैयारी कर रहे हैं, या फिर बिहार में आने वाली जो नर्स की बहाली है, ठीक है, नर्स की बहाली है, या फिर आप ईएसआई का तैयारी करते हैं, या फिर किसी भी अदर स्टेट की नर्सिंग का कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, या नर्सिंग ऑफिसर का कर रहे हैं। आपको पता है, चाहे आप ईएसआई का दे लीजिए, ठीक है, चाहे आप स्टेट नर्स का दे लीजिए, या सीएचओ का दे लीजिए, या कहीं भी एग्ज़ाम दे लीजिए, क्वेश्चन का लेवल ऊपर नीचे पूछने का तरीका अलग हो सकता है, बट जो सिलेबस है वह आपका सभी में इक्वल सिलेबस होता है, ठीक है। सब में जो है इक्वल सिलेबस है, सभी स्टेट में इक्वल सिलेबस है। तो आप जो है बिल्कुल पढ़िए बगैर किसी दिक्कत के। आज मैं 100, इसीलिए मैं आज लंबा वीडियो कर रहा हूँ। 100 क्वेश्चन लेकर आए, धड़ाधड़ देखेंगे, एकदम ज़बरदस्त तरीके से देखेंगे, और सभी सिलेबस, जी हाँ मेरे डियर, सभी तरह के सिलेबस को कवर करेंगे। आप जब वीडियो को देखेंगे तो आपको सभी तरह के जो है क्वेश्चन दिखाई देंगे। इन सभी 100 क्वेश्चन का अगर आप पढ़ना चाहते हैं खुद से, और इसके अलावा बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखना चाहते हैं, तो आप वेबसाइट ये देख रहे हैं, यहीं से जाकर आप लोग पढ़ सकते हैं। कंपटीशन वाला जो सेक्शन है वहाँ से जाकर आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, प्रसर्व की तृतीय अवस्था समान अवधि कितनी होती है। मतलब आपको पता है फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज। तो यहाँ पे थर्ड स्टेज का नॉर्मल पीरियड पूछ रहा है। देखिए, ऐसे नॉर्मल 30 मिनट तक माना जाता है कि 30 मिनट तक जो है ये 30 मिनट हाई हो जाता है, ठीक है। 30 मिनट हाई हो जाता है। नॉर्मल आपका जो होगा 30, 15, 4, 2 कितना होता है। नॉर्मल जो है 15 घंटा, सॉरी 15 मिनट होते हैं। ऐसे 15 से 30 जो है आपको देते हैं। 30 मिनट लेटेस्ट होता है, लेट होता है, ठीक है। आगे है, दूसरा है समान प्रसर्व को क्या कहते हैं। देखिए, नॉर्मल तरीका पर अगर किसी को जो है लेबर हो जाए, तो नॉर्मल लेबर को हम लोग यूटोसिया, डिस्टोसिया, ट्रू लेबर और सुपीरियस लेबर। तो आपको पता होना चाहिए कि जो यूटोसिया होता है इसको हम लोग दूसरे भाषा में नॉर्मल लेबर भी कहते हैं, ठीक है। आगे है, तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कहता है गर्भाशय के सबसे भीतरी परत क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, गर्भाशय के जो भीतरी परत में बना होता है यूट्रस, उसमें मायोमेट्रियम होता है बिचला परत, ठीक है। पेरीमेट्रियम होता है पहला परत, और मायोमेट्रियम होता है आपका भीतरी, सॉरी ये तो कार्डियम है, तो कार्डियम तो हार्ट का हो जाएगा, ठीक है, तो ये होगा नहीं। और इंडोमेट्रियम होता है भीतरी परत। तो हमसे क्या पूछा है यहाँ पे प्रश्न, हमसे पूछा है सबसे भीतरी। तो राइट आंसर सबसे भीतरी कौन सा होगा, इंडोमेट्रियम, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आंसर दिया गया है, ये आंसर यहाँ पे गलत है। पेरीमेट्रियम सबसे ऊपरी परत होता है, बातें को ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। चौथा नंबर का क्वेश्चन है, निम्न दवाइयों में से कौन सी दवाई गर्भ अवस्था के समय होने वाले दौरे को रोकने के लिए की जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि गर्भ अवस्था के समय अगर किसी को दौरा आता है तो वह किसका लक्षण है, इक्लेम्पसिया का। किसका, एक्लेम्पसिया का। एक्लेम्पसिया जो होता है, यह एक्लेम्पसिया में दौरा पड़ता है पेशेंट को, और उसके लिए जो बेस्ट दवा होता है वह कौन होता है, मैग्नीशियम सल्फेट, हिपेरिन, लैसिक्स, कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो आपको पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है गर्भ अवस्था के समय इक्लेम्पसिया से जो है छुटकारा दिलाता है, ठीक है, या कम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। हिपेरिन आप लोग को पता है, लैसिक्स पता है, यह सूजन को कम करता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोग जान गए। पाँचवा नंबर का क्वेश्चन है, प्रसर्व के लिए सबसे उपयुक्त पेल्विस, आम भाषा में पेरू कहते हैं, ठीक है। पेल्विस सबसे अच्छा जो प्रसर्व के लिए माना जाता है कौन है, गाइनकोलॉइड, एंड्रॉयड, एंथ्रोपॉइड, प्लेटिपेलॉइड। तो ये चारों जो है पेल्विस का टाइप्स है, लेकिन सबसे अच्छा लेबर के लिए गाइनेकॉइड पेल्विस माना जाता है। एंड्रॉयड पेल्विस पुरुषों में पाया जाता है ज़्यादातर, ठीक है। आगे है, छठा नंबर का क्वेश्चन है, प्रस्तुति संकट अवस्था मतलब ऑब्स्ट्रेक्टियल इमरजेंसी का उदाहरण क्या है। मतलब प्रस्तुति में संकट का अवस्था क्या होता है, एनीमिया, प्रेगनेंसी में, रैप्चर यूट्रस में, मॉर्निंग सिकनेस, ओडीमा इन प्रेगनेंसी। तो यहाँ पे क्या करा, इमरजेंसी। तो देखिए, प्रेगनेंसी में एनीमिया एक तो आम लक्षण है, ठीक है। मॉर्निंग सिकनेस ये भी एक आम लक्षण है। ओडीमा सूजन हो जाता है, ये भी आम लक्षण है। लेकिन गर्भाशय का फटना एक इमरजेंसी कंडीशन हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। सातवां है, प्रसर्व के बाद के 6 सप्ताह के समय क्या कहलाता है। जैसे आज अगर किसी का प्रसर्व हुआ तो आज के बाद से 6 सप्ताह तक के समय क्या कहलाता है,
एंटीनेंटल, ये तो प्रसव से पहले होता है। लेबर, जब बच्चा जन्म लेता है वो होता है। इंट्रापार्टम, जब लेबर चल रहा होता है। और पीरिपेनियम जो होता है प्रसव उपरांत, इसी को हम लोग पीरिपेनियम को जो है कहते हैं प्रसव के बाद 6 सप्ताह का समय। ठीक है, आगे है 8वां है वह दवा जो गर्भाशय संकुचन की रोकथाम के लिए प्रयोग की जाती है। यहाँ पे क्या कर रहा है, यूट्रस के कंट्रैक्शन को रोकने वाली दवा। ठीक है, रोकने वाली, चालू नहीं। चालू करने वाला होगा तो ऑक्सीटोसिन भी कंट्रैक्शन को चालू कर देता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कौन सा दवा होगा, टोकोलाइटिक एजेंट। टोकोलाइटिक एजेंट क्या करता है कि यह गर्भाशय को शांत करता है, उत्तेजना को कम करता है, जिससे कंट्रैक्शन रुकता है। ठीक है, आगे है 9वां है गर्भ अवस्था के निदान के सबसे विश्वसनीय टेस्ट कौन सा है। तो आपको पता है कि जब कोई महिला प्रेगनेंसी में होती है तो उसको सबसे ज़्यादा एक्सरे, यूरिन, इम्यूनोलॉजिकल, अल्ट्रा, सबसे ज़्यादा जो है यूएसजी का ही टेस्ट कराया जाता है, पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो अल्ट्रासोनोग्राफी प्रेगनेंसी में सबसे बेस्ट माना जाता है। निम्नलिखित में से किस अवस्था में माँ को स्तनपान नहीं कराना चाहिए। एक महिला को कब स्तनपान नहीं कराना चाहिए, रिट्रैक्टेड निपल्स, मस्टाइटिस, डायबिटीज, हर्पीज। तो देखिए मस्टाइटिस जो होता है यह इन्फेक्शन होता है स्तन में, इन्फ्लामेशन होता है, और इस कंडीशन में इसका इन्फ्लामेटेड स्तन का दूध नहीं पिलाना चाहिए बच्चे को। ठीक है, 11 है हमारे शरीर में मुंह यानी फेशियल बोन के बारे में पूछ रहा है। फेशियल बोन कितना होता है आपको पता होना चाहिए, 12, 14, 16, 18। तो राइट आंसर 14 इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे है 12 है यूट्रस का आकार कैसा होता है, यानी गर्भाशय का आकार कैसा होता है, बादाम जैसा, डोम जैसा, नाशपाती जैसा, अन्य। तो आप पढ़ते आ रहे हैं 10वां से नाशपाती के जैसे होता है। ठीक है, 13 नंबर का क्वेश्चन है सेल के पावर हाउस को क्या कहते हैं। मतलब सेल के जो एनर्जी हाउस होता है उसे क्या कहते हैं, सेंटर जोन, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, गोल्जी अपार्टस और अन्य। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कोशिका का एनर्जी गृह, ऊर्जा गृह कहते हैं। ठीक है, 14 है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी, बेरी, सूखा रोग, अन्य। तो आपको पता होना चाहिए रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, ज़्यादातर गाजर वगैरह खाइए। बेरी विटामिन बी के, सूखा रोग विटामिन डी के कमी से। ठीक है, पता होनी चाहिए। 15 है टाइफाइड के जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। आपको पता है टाइफाइड होता किसके कारण है, तो साइमोनोला टाइफी के कारण होता है। बिडाल टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, एलिसा टेस्ट, अन्य टेस्ट। तो टाइफाइड के लिए जो सबसे अच्छा टेस्ट माना जाता है बिडाल को माना जाता है। ठीक है, टाइफाइड के पता करने के लिए। ठीक है, आगे है एड्स रोग है। एड्स कैसा रोग है, सेक्सुअल कंट्रैक्ट से फैलता है, हवा से फैलता है, कीटों से, उपरोक्त सभी। तो आपको पता है यह सेक्सुअल कंट्रैक्ट रोग है। ठीक है, एड्स, ठीक है, सेक्स से फैलता है। सबसे सुरक्षित प्रकार का शौचालय कौन सा है, आपको पता होना चाहिए, वाटर क्लोजेस्ट, डग बेल, बोर बेल और पिट प्रेवी। तो आपको पता होना चाहिए सबसे जो अच्छे सुरक्षित जो शौचालय होता है वह जल के नज़दीक यानी वाटर क्लोजेस्ट होता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 18 है कहता है किसके द्वारा अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। किसके द्वारा अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, प्रोटीन के द्वारा, वसा के द्वारा, विटामिन के द्वारा, कार्बोहाइड्रेट के द्वारा। तो देखिए वसा तो बॉडी के लिए गड़बड़ होता है, ज़्यादा फैट जो है लेना सही के शरीर के लिए सही नहीं है क्योंकि ये मोटापा देता है। लेकिन फैट सबसे ज़्यादा एनर्जी भी देता है, ये बात को आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। 19 है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन डी की कमी से होता है। सूखा रोग, रिकेट्स जिसे बोलते हैं, बेरी, नाइट ब्लाइंडनेस, स्कर्वी। आपको अभी बताए हैं सूखा रोग विटामिन डी के कमी से होता है, आंसर यही होगा। विटामिन बी के कमी से बेरी, नाइट ब्लाइंडनेस ए के कमी से, स्कर्वी विटामिन सी के कमी से। ठीक है, चलिए आगे है कहता है 20 नंबर डैश पर रेक्टल तापमान समान होता है। जो मलाशय का तापमान होता है कितने पर समान होता है, तो आप लोग पता होइएगा कि 99.6, 99.4, 99.8, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। रेक्टल का तापमान 99.6 नॉर्मल होता है, जो आपके मुंह के तापमान से +1 होता है। मुंह का कितना सॉरी नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है बॉडी का, 98.6, इससे +1 कर दीजिएगा तो रेक्टल का हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे है यहाँ पे 21 आयुर्वेद का अर्थ क्या है। तो आयुर्वेद पूर्ण तरीका से जीवन विज्ञान, ज्ञान, जीवन का विज्ञान। तो आयुर्वेद पूर्ण तरीका से जीवन का विज्ञान है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है,
लाइफ साइंस है। 12 है 22 है एनाल्जेसिक दवाइयाँ, दर्द निवारक, संवेदन हरण, सूजन को कम करने, इनमें से सभी। तो जो एनाल्जेसिक होता है जो दर्द से राहत देता है, ठीक है। उसके बाद संवेदन हरण जो दवा होता है एनेस्थेटिक दवाई होता है जो लॉस ऑफ सेंसेशन करता है। सूजन को कम करने वाला दवा जो होता है वह डायूरेटिक दवा होता है जो शरीर से अत्यधिक तरल को निकाल कर शरीर में सूजन को कम करता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। आगे है 23 नंबर का है ओडी का अर्थ क्या होता है, ओडी, ठीक है। ओमनी डाई, ओमनी डाई क्या होता है, दिन में एक बार, ठीक है। दिन में एक बार, दिन में 3 बार 4 बार भोजन से पूर्व दिन में एक बार वंस इन डाई कहिए या ओमनी डाई कहिए, दिन में एक बार, ठीक है। 24 नंबर है अध त्वचा यानी सब क्यूटेनियस अध त्वचा द्वारा त्वचा के नीचे स्थित ऊतकों में निम्न इंजेक्शन दिया जाता है। तो जो सब क्यूटेनियस होता है वह त्वचा के नीचे जो फैट वाला जो होता है ना उसी में जो है आपके दिया जाता है सब क्यूटेनियस, ठीक है। कहता है गर्म भाप सांस द्वारा दी जाती है जिसे क्या कहा जाता है। कहता है किसी को अगर गर्म भाप देना हो सांस को बढ़िया बनाने के लिए सांस के द्वारा, तो उससे हम लोग गर्म जैसे ही आ जाएगा तो उसमें स्टीम हो जाएगा। निवेशन, इंसर्शन, अंतःगमता, स्टीम इन्हेलेशन। तो इनहेल मतलब होता है अंदर लेना और स्टीम मतलब होता है भाप। तो भाप के द्वारा श्वास के जरिए अंदर लेना स्टीम इन्हेलेशन होता है, ठीक है। 26 है एपिडेमियोलॉजी त्रिभुज में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं होता है। अब जो एपिडेमियोलॉजी पता होगा आपको कि एक होता है आपका होस्ट होता है, ठीक है, एक होता है आपका वातावरण होता है, ठीक है, और एक आपका होता है एजेंट होता है। कारक, वातावरण और होस्ट, ठीक है। वातावरण, कारक और आपका जो है पोषक वही होता है, समझ गए ना, एजेंट। तो इनमें से समूह जो है नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे है 27 है एस्क्लेरेसिस लम्ब्रेवाइड एक प्रजाति है किसका। आपको पता होना चाहिए कि एस्क्लेरेसिस जो होता है वह एक गोल कृमि का प्रजाति है। जो कीड़ा जो होता है गोल कृमि, फीता कृमि, छोटे कृमि, अंकुश कृमि। तो गोल कृमि एस्क्लेरेसिस लम्ब्रिक्वाइड्स जो है गोल कृमि का प्रजाति, ठीक है। 28 है पोलियोमेलाइटिस का कारण क्या होता है। पोलियोमेलाइटिस मुखमार्ग, मलीय मार्ग, मुख, मलीय, त्वचा के संपर्क। आपको पता होना चाहिए कि जो आपका पोलियोमेलाइटिस होता है यह मुंह और मल दोनों रास्ते से फैल सकता है, ठीक है। पोलियो जिसको बोलते हैं। 29 है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, यूनिवर्सल यूपीआई, ठीक है, यूपीआई यूनिवर्सल प्रोग्राम यूआईपी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का पुराना नाम क्या है। पुराना नाम ईपीआई, ठीक है, पीपीआई, बीएफएचआई, आरसीएच, ठीक है। ये आप तीनों का जो है लिखिए, फुल फॉर्म तीनों का आप लोग कमेंट में बताइए। इसका राइट आंसर ईपीआई एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद है 30 है क्लोएस्ट्रम स्रावित होता है। क्लोएस्ट्रम क्या है, यह प्रथम मिल्क होता है जो स्तन से निकलता है बच्चे के जन्म के बाद, शिशु के जन्म के बाद पहले 7 दिन तक, शिशु के जन्म के बाद पहले 15 दिन तक, शिशु के जन्म के पहले 3 दिन तक, शिशु के जन्म के बाद प्रथम 30 दिन तक। जो सबसे इस ऑप्शन में कम होगा वही राइट आंसर होगा, ठीक है। सबसे कम कौन है, यहाँ 7 है, 15 है, 30 है, 3 है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ठीक है। 31 नंबर है नवजात शिशु का पहला मल कहलाता है। तो आपको ये भी पता है नवजात शिशु के पहला मल पीला होता है, काला होता है, यूकोनियम होता है, म्यूकोनियम होता है। तो पहले मल को म्यूकोनियम कहते हैं, ठीक है। आगे है 32 नंबर समान शिशु का अपगार कितना होता है। अपगार आप लोग को पता है 0 से 3, ठीक है, 7 से 10, ठीक है। तो समान अपगार स्कोर कितना, 4 से 6, ठीक है, 7 से 10, 0 से 3, 5 से 6। तो आपको पता होना चाहिए कि जो समान अपगार स्कोर होता है 7 से 10 माना जाता है, इसमें बच्चा बेस्ट माना जाता है। और अपगार स्कोर जो है जन्म के 1 घंटे के भीतर करना चाहिए, ठीक है। कहता है वह रोग जिसमें कॉपलिक स्पॉट दिखते हैं। कॉपलिक स्पॉट जो छोटे छोटे जो लाल लाल धब्बा दिखते हैं वह किस में दिखते हैं। हैजा में, मिजल्स जिसे खसरा कहते हैं, कुकुर खांसी में, मियादी बुखार, टाइफाइड में। तो जो खसरा होता है इस खसरा में, मिजल्स में जो है कॉपलिक स्पॉट देखते हैं। 34 है HIV संक्रमण से पीड़ित बच्चों को दिया जाने वाला उपचार क्या होता है। तो FRT, ART, OPT, MDT, ठीक है, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट, ये अलग होता है, ठीक है। ART
एंटी रेट्रोवायरल जो थेरेपी होता है, ऑप्शन नंबर ए बी सही होता है, HIV में दिया जाता है, ठीक है, ART थेरेपी। 35 है, दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? तो टोटल 32 होता है, उसमें दूध के दांत की संख्या 12, 16, 20, 24। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 20 होता है दूध के दांत। ओके। 36 है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स के निर्माण को प्रेरित करने वाले विटामिन कौन सा है? आपको पता है कि कौन से विटामिन रक्त को थक्का बनाने में सहायता करता है? विटामिन के। विटामिन के जो है आपके ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर को प्रेरित करता है, जिससे रक्त थक्का बनता है, ठीक है, तो विटामिन के राइट है। 37 है, कहता है संयुक्त राष्ट्र द्वारा बच्चे को अधिकार मतलब चाइल्ड राइट्स को कब स्वीकार किया गया? 1956, 59, 74, 86। तो 1959 में जो है चाइल्ड राइट्स को स्वीकार किया गया, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र। इनमें से कौन सा कारक सीखने को बढ़ावा नहीं देता है? जो लर्निंग होता है, आप लोग अगर साइकोलॉजी में पढ़े हैं तो आपको पता है कि लर्निंग क्या करता है। लर्निंग को कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो लर्निंग को घटाता है, लर्निंग को रोकता है, ठीक है, प्रभावित करता है। तो कहता है इनमें से कौन कारक है जो सीखने को बढ़ावा नहीं देता, मतलब कम करता है? बुद्धि। बुद्धि तो भाई बढ़ाता है सीखने को। ध्यान भंग, प्रेरणा, अच्छा स्वास्थ्य। देखिए अच्छा स्वास्थ्य से भी आप अच्छे से सीखेंगे, बढ़ेगा सीखना। प्रेरणा, मोटिवेशन, मोटिवेशन भी बढ़ाएगा सीखने। लेकिन जो ध्यान भंग होता है, ध्यान भंग से आपका जो लर्निंग है वह प्रभावित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। 39 नंबर है, मनोविश्लेषण सिद्धांत यानी साइको एनालिटिक थ्योरी किसने दिया है? ये सब साइकोलॉजी का क्वेश्चन है। तो जो साइको एनालिटिक जो थ्योरी है या इसी को साइको एनालिसिस कह लीजिए, इसको सिगमंड फ्रायड ने जो है आपका दिया था, सिगमंड फ्रायड। ओके। 40 है, आइसबर्ग सिद्धांत व माइंड स्ट्रक्चर मॉडल किसने दिया? ठीक है, आइसबर्ग, ठीक है ना, आइसबर्ग हिमशीत सिद्धांत जो है और मन संरचना मॉडल, यह दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। यह किसने दिया? तो यह दिया आपका मर्फी, अरस्तू, सिगमंड फ्रायड, डकार्टे। तो यह भी दिया सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड का बहुत बड़ा रोल है आपके साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में, ठीक है। इनमें से किसने जो है मनोविज्ञान को आत्मा का रूप में माना? तो लगभग जितने भी वैज्ञानिक आए ना, साइकोलॉजिस्ट आए, उन सभी ने जो है मनोविज्ञान को जो है आत्मा का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, मन का विज्ञान ही बताया। तो अरस्तु, देकार्टे, प्लेटो सभी ने कहा, डी ऑप्शन सही होगा, सभी ने कहा कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, ठीक है। 42 है, इदम को किस सिद्धांत के रूप में जानते हैं? इदम को हम लोग ID से लिखते हैं, ठीक है, और इससे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर, प्रिंसिपल ऑफ सैरो, प्रिंसिपल ऑफ एंगर और नोन एट अबव। तो राइट आंसर प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर के रूप में, खुशी के सिद्धांत के रूप में इदम को जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। 43 है, मन के सबसे बड़ा गोदाम क्या होता है? तो मन के सबसे बड़ा जो गोदाम आपको पता होना चाहिए, मन के जो ए स्ट्रक्चर ऑफ माइंड जो सिगमंड फ्रायड ने बताया, उसी में उन्होंने बताया 3 स्ट्रक्चर में बांटा, कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, ठीक है। कॉन्शियस छोटा, इससे बड़ा सब कॉन्शियस यानी सबसे बड़ा अनकॉन्शियस। इन्होंने आइसबर्ग सिद्धांत में इन्होंने बताया कि जैसे एक नदी है, ठीक है, ये नदी है, पानी है, इस पानी में एक बर्फ़ के टुकड़ा रखा गया बड़ा सा, तो बर्फ़ के टुकड़ा रखा गया, तो इन्होंने बताया कि जो डूब गया, जो ज़्यादा भाग डूबा हुआ है वह अनकॉन्शियस, ठीक है, जो दिखाई दे रहा है सतह पर वह सबकॉन्शियस, और जो ऊपर वाला भाग है यह कॉन्शियस। इन्होंने यही 3 चीज़ को बताया, ठीक है। तो राइट आंसर अनकॉन्शियस, अर्ध चेतन मन, ठीक है। 44 है, इनमें से क्या एक दूसरे को भिन्न करती है? मतलब इनमें से कौन एक दूसरे को भिन्न करती है? लर्निंग, मेमोरी, इमोशन, यह सभी जो है मेंटल प्रोसेस है, ठीक है, यह सब एक मानसिक प्रक्रिया है, चाहे वो लर्निंग हो, मेमोरी हो, इमोशन हो। लेकिन पर्सनालिटी एक व्यक्ति के गुण को बताता है जिसमें सभी चीज़ें आ जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी अलग है। 45 है, थीमेटिक एप्रिएशन टेस्ट, TAT, ठीक है, TAT आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये जो TAT टेस्ट होता है, थीमेटिक एप्रिएशन टेस्ट, यह किस लिए किया जाता है और इसको किसने दिया? तो हरमन रोसा, क्रो एंड क्रो, मर्गन मूरे, सिगमंड फ्रायर। तो जो मर्गन एंड मूरे थे, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मर्गन एंड मुर्गे ने एप्रिएशन टेस्ट को प्रतिपादित किया, बट यह टेस्ट है किस लिए, आप लोग कमेंट करके बताइए अगर पढ़े हैं तो, ठीक है।
46 है, कहता है व्यक्ति के स्मृति में कमी का अनुभव क्या कहलाता है। कोई व्यक्ति है मेमोरी में लॉस का उसे अनुभव हो रहा है तो उसे मेडिकल भाषा में क्या कहते हैं। एलोपेशिया, एमेनेसिया, एनोरेक्सिया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एमनेसिया। मेमोरी लॉस को एमनेसिया के नाम से जानते हैं। एलोपेशिया जिसे बाल झड़ना, बाल गिरना, गंजापन को कहते हैं। एनोरेक्सिया भूख में कमी को एनोरेक्सिया। ठीक है, ये सब चीज़ें समझिएगा अच्छे से। 47 है, आवश्यकताओं का पदानुक्रम किसने समझाया। ये भी साइकोलॉजी का क्वेश्चन है। और ह्यूमन हेरार्की नीड्स जो है इन्होंने किसने दिया आवश्यकताओं का पदानुक्रम। मौसले, सिगमंड फ्रायड, पाल्वे, इनमें से कोई नहीं। तो मौसले ने बताया कि भाई व्यक्ति को क्या क्या चीज़ के आवश्यकता होता है, उन्हीं आवश्यकताओं को एक अनुक्रम में रखा जिससे मौसले का आवश्यकताओं का पदानुक्रम कहा गया। ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है। 48 है, वह मच्छर जो पानी के अप्राकृतिक संग्रहों में पैदा होता है। वह मच्छर जो कहीं भी पानी जमा है अप्राकृतिक रूप से गंदे पानी में पैदा होता है, वह कौन सा मच्छर होता है। एडिज मच्छर, मेनोसोनाइड मच्छर, एनाफिलीज मच्छर और क्यूलेक्स मच्छर। तो एडिज मच्छर जो है अप्राकृतिक रूप से जमाव वाले पानी में जमा होता है। 49 है, एक पोषक कैलोरी न्यूट्रिशनल कैलोरी ऊष्मा की वह मात्रा है जो बताता है 2 किलो पानी के ताप को 2 सेंटीग्रेड बढ़ा देगा, 1 किलो पानी के ताप को 1 सेंटीग्रेड बढ़ा देगा, 1 गैलन पानी को 1 सेंटीग्रेड बढ़ा देगा, 1 पाउंड पानी को 1 सेंटीग्रेड बढ़ा देगा। तो जो एक पोषक कैलोरी ऊष्मा होती है वह 1 किलो पानी के ताप को 1 सेंटीग्रेड तक बढ़ा दे सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 सही है। 50 है, संचारी रोगों कम्युनिकेबल डिजीज जो एक से दूसरे में फैलता है, इसको फैलने से रोकने का क्या उपाय है। सार्वजनिक शिक्षा, सही बात है, शिक्षा देकर रोक सकते हैं। जन समूह, लोगों में टीकाकरण करके भी रोक सकते हैं। आइसोलेशन मतलब अलग रख के भी जो है रोक सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी सभी सही होगा। ठीक है, आगे चलिए। 51 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने कि प्रति 2 व्यक्तियों को रहने के लिए एक कक्ष के फर्श का क्षेत्रफल कितनी होनी चाहिए। मतलब जैसे मान गए कि 2 व्यक्ति को रहना है तो 2 व्यक्ति को रहने के लिए जो है एक फर्श का जो एरिया होनी चाहिए प्रति 2 व्यक्ति, मतलब 2 व्यक्तियों पर फर्श का एरिया कितनी होनी चाहिए। 140 वर्ग फुट, 50 वर्ग फुट, 120 वर्ग फुट, 100 वर्ग फुट। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट होगा। किसी 2 व्यक्तियों को रहने के लिए 120 वर्ग फुट की ज़रूरत होनी चाहिए नॉर्मल तौर पर। ठीक है, बाकी एडजस्ट तो कितना में भी हो जाएगा। एड्स रोग क्या है। एड्स एक सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्टेड डिजीज है, आपको पता है। 53 है, लैंगिक परिप्रेषित रोग मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज किस श्रेणी में आते हैं। तो देखिए इनमें से ऑप्शन में से हमें ये बताना है कि कौन रोग है जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के अंतर्गत आएगा। ठीक है, गोनेरिया, इचिंग, ठीक है, इचिंग, गोनेरिया, डायबिटीज, उपरोक्त सभी। तो डायबिटीज तो सेक्सुअल रोग है नहीं, इचिंग भी नहीं होता है। ठीक है, और गोनेरिया जो है जिसको हम लोग सुजाक रोग कहते हैं, यह आपके जो है सेक्सुअल डिजीज में आता है। ठीक है, 54 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, मल के 1 ग्राम में नेक्टर अमेरिकेनस के 300 से अधिक अंडे होना क्या दर्शाता। मान गया किसी को पॉटी का, ठीक है, पॉटी का जांच किया गया, मल का जांच किया गया और मल के 1 ग्राम अगर जांच किया गया तो उसमें अगर 300 से अधिक नेक्टर अमेरिकेनस का अंडा पाया गया 1 ग्राम में, तो वह क्या होता है, क्या दर्शाता है। रोगी स्वतः ठीक हो जाएगा, क्या वह स्वतः ठीक हो सकता है 300 अंडे पर। महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या, रोगी स्वस्थ है, उपरोक्त में से सभी। तो अगर 1 ग्राम पोटी में अगर 300 अंडे अगर पाए जाते हैं इसके, तो समझ लीजिए कि यह एक सार्वजनिक स्वास्थ्य की समस्या है। ठीक है, जो लोगों को नहीं पता है। 55 है, कौन सा पॉलीमेराइज प्रोटीन में बदलता है। कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड, प्रोटीन, एमिनो एसिड। मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि प्रोटीन एमिनो एसिड और एमीन प्रोटीन, एमिनो एसिड से प्रोटीन, प्रोटीन से एमिनो एसिड। क्वेश्चन कहीं आ जाएगा, सीधा आंख बंद करके मार दीजिएगा, 90% ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, 56 है, 5 से कम मतलब कहता है अंडर 5 जो क्लिनिक होता है, 5 वर्ष से कम के क्लिनिक में 2 साल के बच्चे का वजन तौला जाता है। ठीक है, तौला 2 साल के वजन का 2 साल के बच्चा है उसका वजन तौलना है। 5 वर्ष से कम का जो क्लिनिक होता है अंडर 5, प्रति 3 माह, प्रति 2 माह, इनमें से कोई नहीं, प्रति 2 माह जांच सकते हैं अंडर 5 क्लिनिक में 2 साल के बच्चे को। ठीक है,
पेरेंटल थेरेपी का अर्थ दवा को आईएम में देना, आईवी में देना, सबक्यूटेनियस देना, उपरोक्त सभी। तो पेरेंटल का मतलब ही होता है कि आप किन किन माध्यमों से दवा दे सकते हैं, वही पेरेंटल थेरेपी होता है। तो उपरोक्त सभी, चाहे आईएम से दीजिए, चाहे आईवी से दीजिए, चाहे त्वचा के अंदर दीजिए, चाहे आप किसी के माध्यम से दवाई दीजिए, वह सब पेरेंटल में, इंजेक्शन वाला जो भी दवाई है पेरेंटल में ही आ जाएगा। ठीक है। 58 है, डैश पर रेक्टल समान होता है, बता चुके हैं, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। 59 नंबर है, घोल की डैश घोल मुंह की सफाई में प्रयोग की जाती है। कौन सा घोल मुंह की सफाई में प्रयोग कर सकते हैं ओरल केयर में? सेवलॉन घोल, पोटेशियम परमैंगनेट, एस्प्रिट, इनमें से कोई नहीं। तो जो KMN4 होता है पोटेशियम परमैंगनेट, इसका इस्तेमाल हम लोग मुंह के सफाई में कर सकते हैं। ठीक है। 60 है, जुओं को मारने में कौन सा एसिड का उपयोग किया जाता है? माय डियर, जो कार्बोलिक एसिड होता है यह जहरीला होता है, इससे बहुत सारे कीट मर जाते हैं। ठीक है। यहाँ तक कि जो स्नेक होता है वह इसके दुर्गंध से ही भाग जाता है, अगर टच भी कर लेगा तो वह इसके ख़त्म हो जाएगा। तो कार्बोलिक एसिड बहुत ही खतरनाक एक जहरीला एसिड होता है। ठीक है, याद रखिएगा। 61 है, पेल्विक परीक्षण में कौन सा पोजीशन दी जाती है? टेंडरबर्ग, लिथोटॉमी, सुपाइन, साइड लेटरल। तो आपको पता होना चाहिए कि जितने भी फीमेल के ऑर्गेन से संबंधित, गुप्तांग से संबंधित परीक्षण होते हैं, अगर उसमें कोई पोजीशन दिया जाता है तो वह लिथोटॉमी है। यहाँ तक कि डिलीवरी भी कराया जाता है इसी पोजीशन में। 62 है, 1 ग्राम ओंस कहता है 1 ग्राम ओंस जो है कितने के बराबर होते हैं? 480 मिली, 30 मिली, ठीक है, 25 मिली, 15 मिली। आपको कई बार ये क्वेश्चन बता चुके हैं। 30 मिली राइट होगा 1 ग्राम ओंस का। ठीक है। 63 नंबर है, बोन मैरो में इंजेक्शन। देखिए बोन मैरो क्या है? यह एक हड्डी है, हड्डियों में इंजेक्शन लगाना क्या कहलाता है? इंट्राओसियस। और इंट्राओसियस ऑप्शन नंबर 1 है, तो राइट आंसर होगा। ठीक है। कार्डियक जो होता है हृदय में लगाना, डर्मल मतलब त्वचा में देना। ठीक है। और स्पाइनल, इंट्रा स्पाइनल मतलब स्पाइनल में इंजेक्शन देना। बात समझ लीजिए। 64 है, मूत्र जांच में कहता है बेनिडिक्ट के घोल में मूत्र के कितना बूंद इस्तेमाल की जाती है? जब हम मूत्र जांच करवाते हैं तो मूत्र के जांच में अगर आपको शुगर लेवल जांच करना है, मूत्र की आप जांच करवा रहे हैं, तो उसमें एक घोल का इस्तेमाल किया जाए, वो होता है बेनिडिक्ट घोल। इस बेनिडिक्ट घोल में मूत्र के कितने बूंदे डाले जाते हैं? 9 बूंद, 12 बूंद, 8 बूंद, 6 बूंद। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 बूंद डाला जाता है। ठीक है। 65 है, दर्द से निवारण के लिए कौन दवाई होता है? एनाल्जेसिक, एनेस्थेटिक, एंटीबायोटिक और डायूरेटिक। तो आपको पता होना चाहिए दर्द से निवारण के लिए एनाल्जेसिक सही है, ऑप्शन तो यही सही होगा। एनेस्थेटिक होता है यह सूंधपन उत्पन्न करने के लिए होता है। एंटीबायोटिक जो होता है यह आपके इन्फेक्शन से बचाता है। और डायूरेटिक जो है आपके बीपी ज़्यादा है तो उसको भी कम करता है, सूजन को भी घटाता है। ठीक है। उसके बाद है 66 नंबर है, इनमें से क्या डिप्रेशन का लक्षण नहीं है? डिप्रेशन का लक्षण क्या होता है? दुखी होना, ठीक है, दुखी होना, सैडनेस होना, ठीक है, उदास होना, बहुत ज़्यादा इरिटेट होना, अकेला अकेला रहना, ये सब लक्षण है। ठीक है। लेकिन डिप्रेशन में देख लीजिए होपलेसनेस, नेस जहाँ भी आ गया मतलब वह उसके विपरीत होगा। तो होपलेनेस मतलब क्या होता है? होपलेस, ठीक है, मतलब निराशावादी। ठीक है। आशावादी से निराशावादी हो जाता है, तो यह भी जो है डिप्रेशन का लक्षण है, निराश होना। ठीक है। उसके बाद है वर्थलेस, यह भी जो है आपका हो जाएगा। हैप्पीनेस जो है आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि जो खुशी होता है यह आपके डिप्रेशन का लक्षण नहीं होता है, दुखी जो है डिप्रेशन का लक्षण होता है। तो हेल्पनेस, ठीक है, हेल्पनेस मतलब ये डिप्रेशन वाला किसी को मदद नहीं कर पाता है, बात सही है। ठीक है ना। अहम है, ईगो क्या है? चेतन मंद का केंद्र है, अवचेतन का है, दमित दीक्षा का है, इनमें से कोई नहीं। तो जो अहम होता है, ईगो होता है, वह कॉन्शियस माइंड का एक सेंटर होता है, केंद्र होता है। ठीक है, चेतन मंद का। पहली साइकेट्रिक नर्सिंग पुस्तक किसने लिखी? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने, नैले ने, ठीक है, फिने ने और मैक्सवेल ने। तो राइट आंसर नैले होगा, पहली साइकेट्रिक पुस्तक। ठीक है। 69 है, नया इंडिया में इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट कब पारित हुआ? 1952, 82, 87, 88।
तो जो इंडियन मेंटल हेल्थ आया एक्ट आया वह 1987 में आया, इसको ध्यान रखिएगा। इंडियन लूनेसी एक्ट, ठीक है, जो पागल अधिनियम आया था लूनेसी एक्ट, वह 1912 में, 1930 में, 18 में, 24 में। तो राइट आंसर 1912 में जो है इंडियन लूनेसी एक्ट आया। ओके। 71 है, किसी बाह्य वस्तु अथवा स्थिति का गलत अर्थ लगा लेना क्या कहलाता है। देखिए बहुत लोगों में होता है, ये सब मेंटल हेल्थ का क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत लोगों में क्या होता है कि कोई व्यक्ति होता है और वह व्यक्ति किसी चीज़ को गलत तरीके से समझ लेता है, गलत उससे जो है भ्रम पैदा हो जाता है, ठीक है, या गलत अर्थ लगा लेता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, भ्रम कहते हैं, भ्रांति कहते हैं, विभ्रांता और भय कहते हैं। तो राइट आंसर डेलूजन होता है, भ्रांति होता है, जो व्यक्ति किसी चीज़ को गलत अर्थ लगा लेता है, ठीक है। 72 है, नींद में होने वाले भ्रम को, देखिए नींद में हिप्नो जो होता है, हिप्नो से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आएगा, आंसर आएगा, तो जैसे ही हिप्नो देगा ना, समझ जाइएगा कि वह सोने से रिलेटेड है। तो नींद में होने वाले भ्रम को हिप्नोगॉगिक भ्रम, टिप्नोपॉमिक भ्रम, क्रियात्मक भ्रम, कोई नहीं। तो जो हिप्नोगॉगिक भ्रम होता है सोने से रिलेटेड भ्रम होता है, ठीक है। खुले स्थान से डर लगना, एल्गोफोबिया, जेनोफोबिया, एगोफोबिया, एगोराफोबिया और एक्रोफोबिया। तो देखिए जो एक्रोफोबिया होता है, कोई व्यक्ति ऊंचाई पर चढ़ गया है और उसे ऊंचाई पर से ऊंचे स्थानों से डर लगता है, तो उसे एक्रोफोबिया कहते हैं, ठीक है। खुले स्थान से डर लगना मतलब एगोराफोबिया, ठीक है। व्यक्ति खुले स्थान से डर लगता है, उसे भीड़ भाड़ में रहना पसंद रहेगा, ठीक है। उसे जो है खुले स्थानों से डर लगेगा, तो उसे जो है एगोराफोबिया होगा, ठीक है। मलेरिया का कारण क्या होता है, आपको पता है, क्यूलेक्स मच्छर, फीमेल एनाफ्लीज, एडिस एजिप्टी, सेंड फ्लाई। तो मलेरिया मादा एनाफ्लीज के काटने से होता है, फीमेल एनाफ्लीज, ठीक है, राइट आंसर। 75 है, डेंगू फीवर का कारण क्या है। डेंगू फीवर का कारण क्यूलेक्स मच्छर, एनाफ्लीज, एडिस एजिप्टाई, फ्लाई। तो जो एडिस एजिप्टाई होता है इसके कारण डेंगू बुखार होता है, पता होनी चाहिए। कॉप्लिक या उसको हम लोग डेंगू वायरस भी कह सकते हैं, तो वो भी होता है। कॉप्लिक स्पॉट पाए जाते हैं कहाँ पे, मिजल्स में, एड्स में, मम्स में, डिप्थेरिया में। तो आपको पता है मिजल्स में कॉप्लिक स्पॉट देखने को मिलता है, ठीक है। टाइफाइड का अन्य नाम क्या है, सॉरी टाइफाइड का कारण क्या है, सल्मोनेला, एनाफ्लीज, स्टेफाइलोकोकस, न्यूमेनोकोकस, ठीक है। आपको पता है सल्मोनेला टाइफी के कारण जो है टाइफाइड होता है, तो सल्मोनेला इज द राइट आंसर, ठीक है। 78 है, मिजल्स का उद्भावन अवधि। देखिए इनक्यूबेशन पीरियड आपके एग्जाम में एक न एक पूछेंगे ही, तो इसमें से मिजल्स का इनक्यूबेशन पीरियड कितना होता है। इनक्यूबेशन पीरियड आपको पता है कि कोई इन्फेक्शन बॉडी में प्रवेश किया, प्रवेश करने से लेकर और बॉडी में जब तक इन्फेक्शन दिखता है, इस अवधि को हम लोग इनक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, ठीक है। 3 से 7 दिन, 7 से 14, 1 से 3 वीक और 7 से 28 दिन। तो राइट आंसर 7 से 14 दिन मिजल्स का इनक्यूबेशन पीरियड, ओके। मिजल्स का कारण क्या होता है, खसरा किसके कारण होता है, रूबेला वायरस, पैरामेक्सिको वायरस, ठीक है, और वेरिसोला जोस्टर और उसके बाद वेरियोला वायरस, ठीक है, याद रखिएगा। तो जो मिजल्स होता है, मिजल्स के कारण क्या होता है, सबसे पहले समझिए मिजल्स एक वायरस वाला रोग है, ठीक है, वायरस वाला रोग है, वायरस के कारण होता है। तो देखिए मिजल्स जो होता है यह पैरामैक्सिको वायरस फैमिली के कारण होता है, ठीक है। पैरामैक्सिको वायरस में बहुत सारे वायरस होते हैं, यह फैमिली माना जाता है। तो जो रूबेला वायरस होता है इसके कारण मिजल्स आपका होता है, ठीक है। ये बातें ध्यान में रखिए। आगे है पैंक्रीडाइटिस। देखिए एक क्वेश्चन समझिए, पेनकार्डाइटिस एक होता है, पेनकार्डाइटिस, ठीक है, पेरिकार्डाइटिस एक होगा आपका पेरिकार्डाइटिस, और ये है पेनकार्डाइटिस। पेनकार्डाइटिस का मतलब होता है कि आपके हृदय के, चाहे वो प्रथम भाग हो, चाहे मध्यम भाग हो, चाहे आंतरिक भाग हो, तीनों भाग में समस्या होगा, यानी इंटायर आपके हार्ट के इंटायर भाग में प्रॉब्लम है, तो उसे पेनकार्डाइटिस कहेंगे, ठीक है। और अगर पेरिकार्डाइटिस कहेगा तो पेरिकार्डियम, ठीक है। मायोकार्डाइटिस कहेगा तो मध्यम लेयर, इंडोकार्डाइटिस कहेगा तो आंतरिक लेयर में, समझ गए। तो इनमें से सभी ऑप्शन सही होगा क्योंकि पेनकार्डाइटिस में तीनों आ जाता है, ठीक है। मोतियाबिंद का उपचार, मोतियाबिंद का इफेक्टिव उपचार क्या होता है, सर्जरी, मेडिकल, एंटीबॉडीज, कोई नहीं।
तो अगर किसी को कैटरैक्ट मोतियाबिंद होता है तो मोस्ट इफेक्टिव उपचार सर्जरी होता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है सिफिलिस का जीवाणु का, सिफिलिस किसके कारण होता है? तो HIV, ट्रेपेनोमा पैलिडम, सिंगेला, ई कॉली। तो जो सिफिलिस होता है वह ऑप्शन नंबर बी ट्रिपेनोमा पैलिडम के कारण होता है, यह जीवाणु है, ठीक है। डॉट्स का उपचार है, डॉट्स किसका उपचार है? TB का है, लेप्रोसी का है, एड्स का है, ठीक है, या फिर सिफिलिस का है। तो आपको पता होना चाहिए कि TB में डॉट्स चलता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद एड्स में आपका क्या चलता है? ART। अभी ऊपर आप देखें एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। लेप्रोसी में क्या चलता है आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे नर्सिंग शब्द का व्युत्पन्न लैटिन शब्द से हुआ है, मतलब जो नर्सिंग है यह हमारा नर्सिंग जो इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं, इसका लैटिन भाषा क्या है, किस लैटिन भाषा से उत्पन्न हुआ है? नोट्रियस, नोट्रिटिव, ठीक है, नर्चर, नोट्रोपिन। तो राइट आंसर न्यूट्रिस से जो है आपका नोट्रियस बना है और इसी से जो है यह नर्सिंग शब्द आया है, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन ए। अश्वसन, अश्वसन के मतलब क्या है समझ रहे हैं? कि बिना श्वसन के। बढ़ी हुई श्वसन दर गलत, घटी हुई श्वसन दर गलत, कष्ट श्वसन गलत। अश्वसन का मतलब श्वसन का न होना यानी रुक जाना, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उसके बाद है 86 स्निग्ध या अनुतेजक आहार को नहीं करना चाहिए। कैसे? सेक कर, भून कर, उबाल कर, बघार कर। तो स्किन और अनुतेजक आहार को कभी भी बघार कर नहीं करना चाहिए, ठीक है। लोग नहीं कहता है एक काफ़ी ज़्यादा तेल बघार के खा रहा है, ठीक है ना, तो बघारना नहीं चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 87 है निम्न में से लेडी विथ लैम्प के रूप में किसे जानते हैं? मदर टेरेसा, सरोजिनी नायडू, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, रानी लक्ष्मीबाई। तो राइट आंसर जो होगा लेडी विथ लैम्प के नाम से अगर आप लोग नाइटिंगेल के अगर आप लोग जानते हैं जीवनी को, तो लेडी विथ लैम्प क्यों कहा जाता है ये भी आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ठीक है। 88 है संप्रेषण का आवश्यक कंपोनेंट घटक क्या होता है? सेंडर। कम्युनिकेशन में सेंडर होता है, होता है। कम्युनिकेशन में मैसेज होता है, होता है। कम्युनिकेशन में चैनल होता है, होता है, ठीक है। कम्युनिकेशन में रिसीवर भी होता है, ठीक है, चैनल को मीडियम भी कहते हैं। तो ये सारा चीज़ होता है, इसलिए सभी होगा, ऑप्शन डी सही। 89 है यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है स्विट्जरलैंड जनेवा में, ठीक है, कहाँ पे? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए सही है। और एशिया के क्षेत्रीय संगठन के मुख्यालय के बारे में पूछेगा तो वो न्यू दिल्ली में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का एशिया का क्षेत्रीय मुख्यालय आपका पूछेगा तो न्यू दिल्ली में है, ठीक है। आगे है कहता है प्लूरल कैविटी के पस, ठीक है ना, कहता है प्लूरल कैविटी के पस होना क्या कहलाता है? आपके जहाँ पे फेफड़ा है, आपको पता है कि फेफड़ा के दोनों साइड आपके कैविटी है जहाँ पे फेफड़ा अंदर में रहता है, इसे प्लूरल कैविटी कहते हैं, ठीक है। तो इस प्लूरल कैविटी में फेफड़ा के चारों ओर अगर पस भर जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पाइएमा, एम्फाइमा, सेप्टेसेमिया, एम्फाइसमा। तो देखिए प्लूरल फेफड़ा में अगर हवा भर जाए, ठीक है, फेफड़ा के जो एल्वोली होता है ना, एल्वोली में अगर हवा भर जाए और एल्वोली बढ़ जाए तो उसे एम्फाइसमा कहेंगे, हवा भरने को। और अगर प्लूरल कैविटी में अगर प्लूरल के फेफड़ा के चारों ओर अगर पस भर जाए, द्रव भर जाए, सॉरी पस भर जाए तो उसे एम्फाइमा कहेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हो गया। 91 नंबर का क्वेश्चन है निम्न विकार में से सीरम बिलिरुबिन का स्तर बढ़ा हुआ पाया जाता है। किस समस्या में बिलिरुबिन लेवल बढ़ जाता है? आप लोग को पता है हाइपरटेंशन, जॉन्डिस, एक्यूट रीनल फेल्योर, गॉल स्टोन। तो बिलिरुबिन बढ़ता है कब? जब जॉन्डिस का लक्षण दिखाई देता है, ठीक है। 92 है एंटासिड का क्या कारण है? तो एंटासिड का सीधा सीधा काम है कि यह जो है आपके गैस को ज़्यादा आपके कम करता है, ज़्यादा गैस को कम करता है। पाचन में सहायता गलत। गैस्ट्रिक मोटिलिटी को कम करना, ठीक है। उसके बाद है स्टोमिक में एसिडिटी कम करना, सही है, ठीक है। तो इसलिए राइट आंसर क्या होगा? स्टोमिक में एसिडिटी को कम करना एंटासिड का काम है। 93 है पेप्टिक अल्सर के सबसे कॉमन साइट क्या है? ओसोफेगस, ड्यूडेनम, पाइलोरस, ठीक है, और पेरिटोनियम। तो देखिए मैं आपको बता दूं जो पेप्टिक अल्सर होता है वह आपके ड्यूडेनम से लेकर स्टोमिक से लेकर एसोफेगस तक भी हो सकता है, बट मोस्ट कॉमन साइट ड्यूडेनम होता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलिए
मैकबर्नी पॉइंट पर दर्द निम्न रोग का लक्षण है। मैकबर्नी पॉइंट में जहाँ पे आपके पेट के नाभि के साइड में दर्द होता है तो वह मैकबर्नी पॉइंट इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन, एपेंडिसाइटिस, पेरिटोनाइटिस, नन ऑफ द एबव। तो जिसको अगर एपेंडिसाइटिस होता है, अपेंडिक्स का समस्या होता है, तो उसको जो है पेट के साइड में, ठीक है ना, पेट के साइड में, नाभि के साइड में दर्द होता है मैकबर्नी पॉइंट पर, और वह एपेंडिसाइटिस में होता है। ठीक है। इंसुलिन इंजेक्शन हेतु किस रूट दिया जाए? आपको पता है, सब क्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल। तो जो इंसुलिन का इंजेक्शन है, आपको पता है कि नाभि से 4 अंगुली हट कर आसपास में साइड में लगाते हैं। तो उसमें देखते होइएगा कि हल्का सा स्टोमेक के चमड़ा सहित, मांस सहित उठाते हैं, उसमें इंजेक्शन लगा देते हैं। ठीक है। तो वह सब क्यूटेनियस होता है। बासा वाला भाग को उठाते हैं, फैट वाला, और उसमें चुभो देते हैं इंजेक्शन को, तो वह सब क्यूटेनियस होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है। आगे चलिए। 95 है, हीमोग्लोबिन की मात्रा को जांचने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? माय डियर, हीमोग्लोबिन की मात्रा के लिए हम लोग लेते हैं डिस्टिल वाटर, लेते हैं नॉर्मल सलाइन लेते हैं, और साथ में कुछ केमिकल होता है, चाहे आप HCl का उपयोग करें या फिर NaHCl, Na 10% HCl का इस्तेमाल करें। ठीक है, यह आपके ऊपर है। तो ए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। 96 है, गर्भवती महिला को कौन कौन से संक्रमण के लिए जांच किए जाने चाहिए? गर्भवती महिला को कौन कौन से संक्रमणों के लिए जांचना चाहिए? तो देखिए, गर्भवती महिला को हम लोग HIV, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस का जांच करते हैं। ठीक है, ऑप्शन गर्भवती के समय, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 97 है, पार्टोग्राफ आप लोगों को पता है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके इवेल्युएशन के लिए, आकलन के लिए, ठीक है, उसके असेसमेंट के लिए पार्टोग्राफ पर एक ग्राफ होता है जिस पर बच्चे के कंडीशन और प्रसव से लेकर बच्चे के जन्म तक सारे एक्टिविटी को उस पर दर्शाया जाता है। और वो पार्टोग्राफ जो है बताता है अल्टर लाइन, ठीक है, अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन में कितने घंटों का अंतर होता है। एक होता है अलर्ट लाइन, एक होता है एक्शन लाइन। ठीक है, इन दोनों के बीच कितने का अंतर होता है पार्टोग्राफ में? 2 घंटे का, 3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे। तो जो अलर्ट लाइन होता है और वो जो एक्शन लाइन होता है, इन दोनों के बीच जो अंतर होता है 4 घंटे का होता है। ठीक है, याद रखिएगा। 98 है, यहाँ पे जन्म के कितने समय बाद नवजात शिशु को स्तनपान शुरू करवा देना चाहिए? ठीक है, नवजात अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के कितने दिन के बाद शिशु को स्तनपान शुरू करवा देना चाहिए? ठीक है, कितने देर के बाद? 1 घंटे के भीतर, 2 घंटे के बाद, चिकित्सक के कहने पर 6 घंटे के बाद। तो 1 घंटे के भीतर जो है स्तन को पकड़वा देना चाहिए माँ के। ठीक है। 99 है, समान प्रसव में स्तन कितना खून बहता है? नॉर्मल लेबर होता है। ठीक है, नॉर्मल जो प्रसव होता है, समान अगर बच्चा जन्म अगर कोई महिला दे रही है तो उसमें खून कितना बहता है? ठीक है, कितना खून बहता है तो आपको पता होनी चाहिए। कितना खून बहता है? 100 ml, 300 ml, 500 ml, 700 ml। तो लगभग 500 ml जो है नॉर्मल प्रसव में खून निकल जाती है। ठीक है। और आखिरी आज का क्वेश्चन है 500 ml, आखिरी 100वां नंबर का क्वेश्चन है, बायोमेडिकल बेस्ड रूल्स के अनुसार, आप लोग जानते हैं बायोमेडिकल बेस्ड रूल्स पढ़े हैं, उसके अनुसार प्लेसेंटा को कौन से थैली में डाला जाना चाहिए? पीली थैली, लाल थैली, काली थैली, नीली थैली। ठीक है, ये बायोमेडिकल बेस्ड रूल्स को आप लोग को अच्छे से जानना चाहिए। इसके लिए पर्सनल हम वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, तो जो प्लेसेंटा या जो भी मानव के कटे फटे अंग निकलते हैं वह सब के सब पीली थैली में जमा होता है। ठीक है, आज मैंने आपको 100 क्वेश्चन करा दिया। आप लोग अगर चाहेंगे तो आपके लिए मैं 200 क्वेश्चन भी एक एक वीडियो में लाऊंगा। फिर उसको अगर पसंद करेंगे तो 300, 400, 500 भी क्वेश्चन वाला वीडियो लाएंगे। तो आप लोग जैसे चाहेंगे वैसे पढ़ाई होगा। डेली वीडियो आपको जो है डलेगा सुबह में। आप लोग जो है आकर अपना जो है इसको ट्राई कर सकते हैं कि आप कितना इसमें जानते हैं, कितना नहीं जानते हैं। ठीक है, और सभी क्वेश्चन आप nursingyan.com से भी पढ़ सकते हैं, गूगल से। ओके।